हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं और वो एग्ज़ाम में आती है तो कई बार स्टूडेंट्स को परेशान करती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज की क्लास हमारी है बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर नींद आ रही हो तो आंखों पर छींटे मार लेना। सर ऐसा क्या है आज की क्लास में? देखो, आज की क्लास में मैं आपके साथ एक एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर्स टू हेड ऑफिस। सर क्या ये एडजस्टमेंट हमने पहले डिस्कस नहीं की है? बस अब दोबारा मन कर रहा है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने के लिए। अच्छा, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं, पहले कंसेप्ट समझाता हूं, फिर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और आज मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाने की सोची है। ये कौन? हेड ऑफिस। ये कौन? ब्रांच। और ये कौन? ब्रांच का कस्टमर, जिसे आप ब्रांच डेटर भी कह सकते हो। हेड ऑफिस कहता है कि देखो, हम ब्रांच को कुछ देते हैं तो हम ब्रांच अकाउंट में नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। अगर ब्रांच हमें कुछ देती है तो हम नोट कर लेते हैं क्रेडिट, क्योंकि हेड ऑफिस की बुक्स में कौन सा अकाउंट है? ब्रांच का अकाउंट है। तो हेड ऑफिस जब भी ब्रांच के साथ डील करता है अपने पास अकाउंटिंग करता है। अगर वो ब्रांच को कुछ देता है तो डेबिट, और ब्रांच से कुछ मिलता है तो क्रेडिट। सिंपल, यही तो ब्रांच अकाउंट था और यही हमारा डेटर्स मेथड था। हम अपने इस मेथड को पूरी तरीके से फॉलो करते थे अगर आपने हमारे डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट को समझा हो तो। ठीक है, अब हुआ क्या? हेड ऑफिस के पास था ब्रांच का अकाउंट, लेकिन ब्रांच के कस्टमर ने क्या किया? जा करके गुड्स सीधा सीधा किसको रिटर्न कर दिए? हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए। अब सर, हेड ऑफिस तो ब्रांच के कस्टमर को जानता भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हेड ऑफिस ने यह एज्यूम किया होगा कि जो कस्टमर ने मुझे गुड्स रिटर्न दिए हैं वो एक्चुअली उसने मुझे ब्रांच के बिहाफ पर रिटर्न किए हैं। तो वो ब्रांच को कहेगा कि इस ट्रांजैक्शन को नोट कर लो, आपके कस्टमर ने मुझे गुड्स रिटर्न किए हैं। तो समझने की बात यह है कि ट्रांजैक्शन भले ये है, पर इसको माना जाएगा कि कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया। तो एक तो हम मानेंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर टू ब्रांच हुआ, और फिर हम मानेंगे ब्रांच ने गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस किया। ब्रांच हैज रिटर्न्ड गुड्स टू एचओ। यानी ये 2 ट्रांजैक्शन हमने माननी है और फिर हमने इसका जो भी ट्रीटमेंट बनता है वो हमने करना है। अगर इतनी बात आप समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, आपको पता होगा कि हम डेटर्स मेथड में अपने मेन आंसर में बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। अगर आपके माइंड में विजुअलाइजेशन आ रही होगी तो आप बोलोगे हाँ सर, याद है, पूछो क्या पूछना है। मैंने कहा कि कस्टमर ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किए, ठीक है सर, लेकिन हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे कि पहले कस्टमर ने रिटर्न किए थे किसको? ब्रांच को। मुझे बताइए, ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, कस्टमर ने ब्रांच को गुड्स रिटर्न किए, क्या ये ट्रांजैक्शन आपके ब्रांच अकाउंट में कहीं पर भी आती है क्या? बोलो, अगर आप कंसेप्ट समझते हो तो बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो हुई, कस्टमर ने ब्रांच को गुड्स रिटर्न किए, क्या ये मेरे ब्रांच अकाउंट में कभी आती है? आंसर इज नो, क्योंकि ब्रांच अकाउंट तो इन दोनों के बीच का है। हेड ऑफिस ने बनाया है ब्रांच के लिए। हेड ऑफिस कह रहा है मेरा ना तो ब्रांच से कुछ लेना हुआ ना देना हुआ। यानी फर्स्ट पार्ट में जब कस्टमर ने ब्रांच को गुड्स रिटर्न किए तो ये वाला पार्ट मेरे ब्रांच अकाउंट में शो नहीं होता। जैसे मेरे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल्स नहीं शो होता। क्यों? क्योंकि वो ब्रांच और कस्टमर की आपस की बात है। बैड डेट्स, डिस्काउंट, सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये सब ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड
नहीं होता, क्योंकि ये ब्रांच और ब्रांच के कस्टमर के बीच की डीलिंग होती है। हाँ, लेकिन जैसे हम सेकंड पार्ट को के ऊपर आते हैं कि भाई ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया, तो भाई ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड होनी बनती है, क्योंकि ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, इसलिए मैं यहां पर दिखा दूंगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स। यानी कि चाहे ब्रांच डायरेक्टली गुड्स रिटर्न करे, चाहे ब्रांच का कस्टमर जाके हेड ऑफिस को रिटर्न कर दे, दोनों ही ट्रांजैक्शन में ब्रांच अकाउंट में एक ही ट्रीटमेंट है कि ब्रांच अकाउंट में हम गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट साइड पे रिटर्न्स के नाम पे दिखा देते हैं। बोलो ना हाँ या ना, समझ में आया ना? यस सर, समझ में आया। अब हम चलते हैं सर, क्या हम जब डेटर्स मेथड बनाते थे तो क्या हम वर्किंग नोट भी बनाते थे? बिल्कुल बनाते थे सर। और वर्किंग नोट्स में हम बनाते थे एक तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब मैं पूरा मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, केवल इसी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा। और दूसरा हम बनाते थे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। दूसरा हमारे पास बनता था मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। नाउ पहले हमने इस ट्रांजैक्शन को केवल और केवल ब्रांच अकाउंट में कैसे दिखाना है ये तो हमने समझा दिया। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट हम वर्किंग नोट्स के ऊपर दोबारा कैलकुलेट करेंगे। मुझे बताओ, अगर ब्रांच का कस्टमर ब्रांच को गुड्स रिटर्न करता है तो आप मुझे बताइए इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। देखिए, मैंने यहां पर लिखा है कि अगर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो बात को ना समझ पाए तो उन्हें लिख के हमें बताना पड़ेगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर टू हेड ऑफिस, ये अगर ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दी है तो इन दिस केस देयर आर टू ट्रांजैक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली। हमारे यहाँ दो ट्रांजैक्शंस एक साथ घट रही हैं, और जो ट्रांजैक्शंस और उनकी जनरल एंट्रीज मैंने यहाँ लिखी है, पहला होगा गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच। एक तो ये घटना हुई, हम ये मान के चलेंगे कि डेटर ने ब्रांच को गुड्स रिटर्न किए, और दूसरी घटना मान के चलेंगे कि ब्रांच ने ये गुड्स हेड ऑफिस को भेज दिए। दोनों काम हुए। तो जब ब्रांच के डेटर ने ब्रांच को गुड्स रिटर्न किए तो मेरे डेटर रिड्यूस होंगे और मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा ब्रांच का। ठीक है, यही होगा। तो पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये होता है कि हमारा ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होगा, क्योंकि गुड्स वापस आए हैं तो ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होगा और ब्रांच के डेटर्स डिक्रीज होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लिखा जाएगा टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न। ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और यहां लिखा जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न। हालांकि हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं तो मेमोरेंडम अकाउंट में हमें हेडिंग ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डेटर्स क्रेडिट होगा और स्टॉक डेबिट होगा। बोलिए, ये बात समझ में आती है? जब हम फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन नोट करते हैं तो हमारा डेटर्स क्रेडिट हो जाता है क्योंकि वो डिक्रीज होगा, और स्टॉक डेबिट हो जाता है क्योंकि वो इंक्रीज होगा। और ये हमने क्या किया, ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट का ट्रीटमेंट किया। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो ये रिकॉर्ड करते हैं कि ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि ब्रांच ने भी हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिए, और जब ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिए तो इमीडिएटली मेरा स्टॉक अकाउंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसलिए मेरे यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आएगी बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये रिकॉर्ड होगी। इसका इफेक्ट ये हुआ कि अगर मैं वर्किंग नोट्स पर देखूं तो मेरे डेटर्स रिड्यूस हो गए और मेरे स्टॉक अकाउंट के ऊपर
डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में एंट्री आई तो यानी अल्टीमेटली स्टॉक अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पड़ता। पर सर अकाउंटिंग तो कहती है ना कि गगन इसको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, इसको डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड पर दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कई बार ऑथर क्या करता है, वो कहता है गगन इसका कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, 10 ईयर वाले भी नहीं दिखाते और बुक वाले भी कई बार क्या इस ट्रांजैक्शन को गायब कर देते हैं। अब स्टूडेंट मेरे को फोन करके पूछता है कि सर ये तो आनी चाहिए थी, उन्होंने दिखाया नहीं। तो मैं भी ये कहूंगा भाई आनी चाहिए थी और आपको दिखाना चाहिए। अगर बुक ने ना दिखाया हो तो भी बुक का आंसर मैच कर जाएगा और अगर बुक ने दिखाया हो तो भी मैच कर जाएगा। लेकिन हम स्टूडेंट हैं और हमें प्रॉपर लर्निंग समझनी है, तो हम इसे ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में एक बार डेबिट करते हैं और एक बार क्रेडिट करते हैं। यानी कि मेन आंसर में ब्रांच अकाउंट में एक बार क्रेडिट किया जाता है और वर्किंग नोट में डेटर्स को एक बार क्रेडिट करते हैं, लेकिन स्टॉक में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एंट्री आती है। अगर आपने मेरी बात समझी है तो इसी बात को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। एक तो मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज कि अगर जर्नल एंट्रीज आप समझना चाहें तो ये इफेक्ट है, और फिर एक बार बताया मैंने कि आपका मेन ब्रांच अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। आप ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स में दिखा दोगे, और फिर मैंने बताया कि मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स में आप एक बार क्रेडिट कर दोगे और मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में एक बार डेबिट होगा इनवॉइस प्राइस पर और एक बार क्रेडिट होगा इनवॉइस प्राइस पर। ये मैंने आपको लिख करके समझाया है, ये इसकी विजुअलाइजेशन है। अगर आपको समझ में आया हो तो, और अब मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तैयार है? ठीक है, तो मैं एक नई शीट के ऊपर जाता हूं और नई शीट पे आपको करवाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 8। हालांकि इस इलस्ट्रेशन में ऐसा कुछ खास बात मुझे नहीं लगता, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपको लगे, तो मैंने इसे प्रैक्टिस के लिए मार्क कर लिया कि ठीक है एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस के लिए मार्क कर लेना। और ये मुझे याद है क्वेश्चन सीए एग्जाम में भी आया हुआ था और ये क्वेश्चन डीयू एग्जाम में भी आया हुआ है, बीकॉम ऑनर्स में भी आया हुआ है, सिंपल बीकॉम एग्जाम में भी आया हुआ है, सब तरफ आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए। हेड ऑफिस इन दिल्ली invoices goods to its branch at ग्वालियर at cost plus 20%। सर देखो ना, हर जगह कॉस्ट प्लस 20% लिखते हैं, यानी 1/5 कॉस्ट और 1/6 इनवॉइस। तो वो कभी कभी चेंज भी कर देंगे, तो आपको आता ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, सही बात है भाई, ब्रांच कैश क्रेडिट दोनों पर सामान बेचता है। ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर्स एंड कैश सेल्स। ब्रांच कह रही है कि भैया हम अपने खर्चे जो भी कैश कलेक्ट करेंगे उसमें से कर लेंगे। तो जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट साइड पे, वहां पर जब हम कैश लिखते हैं उसमें से हम अपने खर्चों को माइनस करके दिखाएंगे। रेमिट्स कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर विदहोल्डिंग 10,000 फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश। वो कह रहे कि अगर हम 10,000 रुपए का एक ना रिजर्व भी मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ज्यादा प्रॉपर अकाउंटिंग करने की इच्छा रहती हो वो क्या करना, ब्रांच का एक कैश अकाउंट बना लेना, उसमें चीजें सिंपली क्लियर हो जाती हैं। जिन बच्चों को सीधा करने का आदत है कि सर सीधा हम तो ब्रांच अकाउंट में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं दोनों बातें आपको बता के चलूंगा। वो कह रहे गगन ओपनिंग बैलेंस है रुपीज थाउजेंड्स में है, ये बात ध्यान रखना, रुपीज थाउजेंड्स में है। कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक और फर्नीचर, हमारे पास 4 चीजों के बैलेंस हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, और मैं ये शुरू करने जा रहा हूं आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 8। इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस, शायद ये ग्वालियर ब्रांच थी, फॉर द ईयर एंडेड
आइए जी, सबसे पहले यहां लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कैश यहां लिख देते हैं रुपीज इन 1000, कैश 10, डेटर्स 384, स्टॉक 1080, फर्नीचर 500, टोटल 394 प्लस 1080 प्लस 500 1974 बाय स्टॉक रिजर्व 1080 1/6 180। आपके मन में इच्छा आ रही हो कि सर वर्किंग नोट भी साथ साथ बना लो, तो बेटे मैं वर्किंग नोट्स को ना थोड़ी देर के बाद बना लूं, चलेगा? ठीक है सर। तो हमने ये ट्रांजैक्शन दिखा दी। फिर क्वेश्चन कह रहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच 13,200, तो यहां लिखूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 13,200 और यहां लोडिंग दिखा दूंगा इसकी बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग 13,200 1/6, ये होगा 2200। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न बाय ब्रांच 72, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग ऑन रिटर्न्स, ये हो गया 12। 72 का 1/6 करेंगे तो 12। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है गगन कैश सेल्स 9,700, तो बाय कैश रेमिटेड कैश सेल्स 9,700, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3140 क्रेडिट सेल्स है नहीं है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,842 2,842, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो ये डेटर्स अकाउंट में आएगा। रिटर्न्ड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, यहां पर आ जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच डायरेक्ट रिटर्न्स 102, यहां दिखा दूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग ऑन डायरेक्ट रिटर्न्स 102 इंटू 1/6। कहीं पर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। ये लीजिए, बुक में हो सकता है इन चीज़ों को अलग से प्रेजेंट किया हो, तो हम बुक्स की आंसर की कॉपी नहीं बनाते, हम अपनी समझ से बनाते हैं। सर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ यहाँ नहीं आएगा। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, तो ब्रांच के एक्सपेंसेस पे करने का एक तो तरीका होता है हेड ऑफिस पे करता है, तो हम ब्रांच अकाउंट में डेबिट में दिखा देते हैं टू कैश, यहाँ पर वो नहीं लग रहा। दूसरा तरीका है कि ये एक्सपेंसेस ब्रांच अपने कैश में से कर लेता है। सर तो ब्रांच के पास इतना कैश नहीं है कि इतने खर्चे कर ले, तो वहां से भी नहीं माइनस होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि ब्रांच अपने एक्सपेंसेस को अपनी कलेक्शन में से माइनस करता है, तो यहां पर वो लग रहा है, तो माइनस ब्रांच एक्सपेंसेस 842।
क्वेश्चन कह रहा है न्यू फर्नीचर परचेज ऑन January 1। अब ध्यान से देखना, ईयर कब क्लोज हो रहा है? ईयर क्लोज हो रहा है सर मार्च में, और हमने परचेज किया January 1 में। इसका मतलब 3 मंथ के लिए इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्नीचर परचेज ऑन January 1, पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस 100। तो यहां लिखेंगे टू कैश फर्नीचर 100। ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ब्रांच एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। यहां पर 11,102 कर दिया है, कोई बात नहीं, तो जो दिया है वही लेंगे। टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ओके। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। अब मुझे यहां पर चाहिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, स्टॉक का भी बैलेंस चाहिए, डेटर्स का भी बैलेंस चाहिए, कैश का भी बैलेंस चाहिए और फर्नीचर का भी बैलेंस चाहिए। ठीक है। कैश का बैलेंस आएगा 10। बोलो जी क्यों 10 बैलेंस आया? बेटे हमारे पास ओपनिंग कैश था 10,000 और जितना भी खर्चा एक्सपेंसेस का किया वो मैंने यहां से माइनस किया। इसका मतलब ये जो कैश था वो एंड में भी 10 मेंटेन रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में एक बात और आ रही हो सकती है कि सर यहां पर लिखा था कि ब्रांच मीट्स इस एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड कैश सेल्स एंड रेमिट कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर विद होल्डिंग 10,000 नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएटली कैश। यानी कि वो 10,000 रुपए रखने के बाद बचा हुआ कैश भेजता है। तो स्टूडेंट्स के मन में यहां आ सकता है कि सर यहां पर आपने 10,000 और माइनस करना चाहिए था, नहीं किया, तो उसकी जरूरत नहीं है। बोलो जी क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 10,000 का कैश ब्रांच के पास पहले से पड़ा हुआ है। सर अगर यहां पर 8,000 होता तो मैं 2,000 यहां से और विद हेल्ड करता और इसे वापस 10 रख देता। ठीक है, समझेंगे उस पॉइंट का इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ब्रांच ने 10,000 का कैश मेंटेन करने के बाद भेजना है और कैश उसके पास ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ है, इसलिए उसकी कोई एडजस्टमेंट यहां पर नहीं हो रही। अगर सर ब्रांच के पास ओपनिंग में कैश बैलेंस 6,000 होता और उसको विद हेल्ड करना था 10, तो मैं यहां से 4,000 और रख लेता। अब वो 10 था, इसलिए यहां पर कोई एडजस्टमेंट इस बारे में नहीं होगी। तो सर क्या इसे हम बाहर निकाल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो। 9,700 प्लस 2,842 माइनस 842 11,700। सर मुझे स्टॉक का बैलेंस चाहिए, मुझे डेटर्स का बैलेंस चाहिए, उसके लिए मैं अकाउंट बनाऊंगा। सर मुझे फर्नीचर का बैलेंस चाहिए। आइए जी, फर्नीचर, दो तरह का फर्नीचर था, एक ओल्ड था एक न्यू था, एक ओल्ड था एक न्यू था। तो ओल्ड वाले में तो होगा 500 माइनस डेप्रिसिएशन 16%, ये हुआ 80 रुपीज, तो ये हुआ 420 एक। और जो न्यू वाला था वो 100 रुपीज का था। एंड माइंड इट, उस पर 16% डेप्रिसिएशन अगर पूरा साल लगाना होता तो 16 रुपीज लगता, लेकिन मुझे डेप्रिसिएशन जनवरी टू मार्च केवल एक क्वार्टर का लगाना है, तो जब मैं उसे प्रोपोर्शनेट करूंगा तो 4 आ जाएगा। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, 100 रुपीज का न्यू फर्नीचर परचेज किया, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 16 रुपीज आता है, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 4 रुपीज आता है, तो 4 माइनस करेंगे, 16 मत माइनस कर देना। सर मेमोरेंडम स्टॉक और डेटर्स बनाओ, बैलेंस निकालो, काम खत्म। सर पूरा क्वेश्चन किस बात पे किया आपने? सिर्फ एक छोटी सी बात पे किया मैंने कि ये जो ट्रांजैक्शन थी रिटर्न्ड बाय डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, सिर्फ इस बात के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। सर ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें ये ट्रांजैक्शन एक ही बार दिखाई जाती है। बोलो ना, ये एक ही बार दिखाई जाती है।
मैंने दिखा दिया। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस 102, ठीक है, ये 102 मैंने यहां पर दिखा दिया, ये देखो, ये मैंने दिखा दिया। इसकी लोडिंग भी मैंने वहां पर कर दी थी, कुछ नहीं छोड़ा। अब मुझे बनाना है मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। सर क्या हम बनाएं? मैंने कहा बिल्कुल बनाओ, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाएगा। मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक और अकाउंट हमने बनाना है मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बना रहे हैं। सबसे पहले यहां आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखना कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हम किस प्राइस पर बना रहे हैं? आईपी पर। मैंने कहा था अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कॉस्ट पे देता है तो स्टॉक अकाउंट को कॉस्ट पर बनाना। कॉस्ट पे बनाने का मतलब होता है सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट पे होनी चाहिए। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स आईपी पे देता है तो ब्रांच अकाउंट को आईपी पर बनाना। इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन आईपी पर होनी चाहिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक का बैलेंस था 1080, डेटर्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 384, गुड्स सेंड टू ब्रांच 13,200, और ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस के ऊपर है तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये ब्रांच ने रिटर्न कर दिया 72। कैश सेल्स 9700, तो बाय कैश सेल्स 9700। हमने एज्यूम कर लिया कि ये सेल हमारी किस प्राइस पे थी? इनवॉइस प्राइस पर थी। कोई रीजन नहीं है कि हम ऐसा ना एज्यूम करें। क्रेडिट सेल्स 3140, तो यहां आएगा क्रेडिट सेल्स 3140, और यहां पर आएगा बाय क्रेडिट सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल्स की वजह से हमारा स्टॉक अकाउंट हो जाएगा रिड्यूस। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बाय कैश 2842, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, रिटर्न बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। बेटे अब आ गया वो पॉइंट जिसके लिए हमने ये पूरा क्वेश्चन किया है। एक बार डेटर्स से ये अमाउंट स्टॉक में आएगा, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, बाय सेल्स रिटर्न्स 72, नहीं 102। एक बार यहां आएगा सेल्स रिटर्न 102, तो पहली ट्रांजैक्शन हमने ये माना कि कस्टमर ने ब्रांच को दिया, दूसरी हम ये मानेंगे कि ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया। तो एक बार यहां पर फिर आएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 102। बैड डेट्स 37, बैड डेट्स 37। उसके बाद एक्सपेंसेस, इसका स्टॉक डेटर से कोई रिलेशन नहीं है। न्यू फर्नीचर, ब्रांच एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब अब मैं यहां पर निकाल सकता हूं कि मेरा बैलेंस कैरी डाउन कितना आया, और यहां पर भी मुझे सब कुछ गिवन है तो मैं निकाल सकता हूं कि मेरा बैलेंस कैरी डाउन कितना आया। आइए जी निकालें। 1080 प्लस 13,200 प्लस 102, ये हो गया 14,382, माइनस 72, माइनस 9700, माइनस 3140 और माइनस 102, ये हो गया 1368।
दूसरा चेक करें, 384 प्लस 3140, 3524 माइनस 2842 माइनस 58 माइनस 102 और माइनस 37, ये हो गया 485। स्टॉक लिखेंगे 1368 और ये आया था 465, 485, 1368 485। तो स्टॉक रिजर्व दिखा दें पहले तो, 1368 इंटू 1/6 228, 1368 प्लस 485 प्लस 10 प्लस 420 प्लस 96, 2379। प्लस 180 प्लस 2200 प्लस 72 प्लस 11700 प्लस 102, 16,633। अगर मेरा टोटल ठीक है तो यही है, और अगर गलत है तो आपने जो सही किया वो ले लेना। माइनस 1974 माइनस 13200 माइनस 12 माइनस 17 माइनस 100 माइनस 1102 माइनस 228। ओ जीरो, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। 16633, यानी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकल रहा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास मैच कर गई, ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया, तो घबराने की बात नहीं है, जो है सो है। आपने सीखा, बताइए जी। हमने आपको सिखाया कि गुड्स अगर कस्टमर ने रिटर्न किए हेड ऑफिस को तो ब्रांच अकाउंट में एक ट्रीटमेंट है, क्रेडिट साइड पे दिखाना है जस्ट लाइक नॉर्मल रिटर्न्स, और फिर हमने आपको बताया कि स्टॉक एंड डेटर्स में आपको इसकी एंट्री करनी है। कई बार बुक्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ना डेबिट करती है ना क्रेडिट करती हैं, आंसर तब भी मैच कर जाता है। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर क्यों नहीं किया, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सर हमारी बुक ने क्या किया है पहले हम ये देखते हैं, वरना आप बुक का सॉल्यूशन देख के मेरे से पूछोगे। यस, अगर आप यहां पर देखें तो बुक्स ने 102 को एक बार डेबिट किया है और एक बार क्रेडिट किया। बताओ ठीक किया गलत किया है? सर बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट किया है, ओके ट्रीटमेंट है, ओके ट्रीटमेंट है, समझ गए। अब आइए हम दोबारा एक क्वेश्चन और करेंगे और उसे हम मार्क करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इलस्ट्रेशन 8 मैंने करा दी, 9 का टाइम नहीं है, 9 आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया। अब मैं आपके साथ करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 10, इसे करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या इसमें कोई और बात है? इसमें सेम बात है, पर एक एडिशनल पॉइंट आ जाएगा जिसकी वजह से कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। बताऊंगा क्या गलती करेंगे। महेश कुमार ऑफ दिल्ली इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स नोएडा ब्रांच एट 20% लेस देन लिस्ट प्राइस। तो सबसे पहली बात, यहां पर एक नई एग्जामिनर ने हमारे लिए एडजस्टमेंट क्रिएट कर दी। उसने बोला कि ये लिस्ट प्राइस के 20% कम प्राइस पर गुड्स सेंड करते हैं, विच इज कॉस्ट प्लस 100%। हेडिंग लिखेंगे व्हेन गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस रिलेटेड टू लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मेरे साथ कंसेप्ट समझिए। इनवॉइस प्राइस होता था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अभी भी यही होता है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैंने कहा क्वेश्चन से भाई साहब इनवॉइस प्राइस बताना, वो कह रहे कुछ और ही कहानी गाने लग गया। देखो क्या,
वो कहता है गगन मैं इनवॉइस करता हूं गुड्स एट लिस्ट प्राइस -20% ऑफ लिस्ट प्राइस के ऊपर। यानी मेरा इनवॉइस प्राइस कितना है? वो कह रहे गगन लिस्ट प्राइस का 20% लेस। बड़ी अजीब बात है। मैंने पूछा लिस्ट प्राइस क्या है, तो उसने कहा वो है गगन कॉस्ट प्लस 100%। ओके, यानी वो घुमा रहा है, सीधी बात ना बोल करके घुमा रहा है। पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहता हूं, कहता हूं लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100। अगर कॉस्ट को 100 लूंगा तो दैट मीन्स हमारा जो लिस्ट प्राइस हो जाएगा वो कॉस्ट प्लस 100%, मतलब जितनी कॉस्ट उतना ही आपका ऐड और कर देना है। तो लिस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा 200। यानी अगर मैंने इसे 100 माना तो 100% का 100% हो गया 100 रुपीज, तो 200 हो गया। यानी लिस्ट प्राइस मेरा हो गया 200। अब 200 का 20% 40 रुपीज आता है, माइनस कर दूं तो इनवॉइस प्राइस हो गया 160। अब इस वैल्यू को पुट करो, कॉस्ट को मैंने माना था 100, इनवॉइस प्राइस को मैंने कैलकुलेट किया 160, तो प्रॉफिट जो आ गया 60। यानी ये बात सीधी सीधी कहने की बजाय उसने ऐसा घुमाया कि इनवॉइस प्राइस जो है वो 20% लेस देन लिस्ट प्राइस है। तो मैंने कहा भाई लिस्ट प्राइस क्या है, उसने कहा वो कॉस्ट का 100% है। तो कुछ बच्चे हो गए कुछ नहीं होना, कॉस्ट को 100 रिज्यूम करो, लिस्ट प्राइस निकालो, लिस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस निकालो और फिर अपनी इक्वेशन पूरी कर लो। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो 60% ऑफ कॉस्ट है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट इज 60/100 कॉस्ट। अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 60 है, और अगर मैं इसे इक्वेशन को चेंज करूं तो ये 60/160 इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। सर क्या जरूरत थी एग्जामिनर को इतनी बात घुमाने की? वो कहता है गगन पढ़ो, विद इंस्ट्रक्शन, साथ साथ इंस्ट्रक्शन दी गई दैट कैश सेल्स वर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस। हमने ब्रांच को बोला कि देखो लोग अगर आपसे सामान लेने आए कहें उधार दे दो तो तुम कहना कैश में ले लो, अगर कैश में ले जाए तो 160 रुपीज पर दे देना। इनवॉइस प्राइस कितना एज्यूम किया 160। अगर वो कहे नहीं मुझे तो उधार चाहिए क्रेडिट सेल्स, तो उन्होंने कहा गगन फिर खतरा होता है पैसे मिलने का, लिस्ट प्राइस पे सेल करना। यानी कि अगर कोई कैश में पैसे दे तो इनवॉइस प्राइस पर सेल कर देना, अगर कोई आपको उधार मांगे तो लिस्ट प्राइस यानी 200 रुपीज पर सेल करना। यानी यहां पर सेल के दो प्राइस आ गए। ठीक है, इसे हैंडल करना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल फ्रॉम नोएडा ब्रांच प्रिपेयर नोएडा ब्रांच अकाउंट। वो कहते हैं गगन नोएडा ब्रांच अकाउंट बनाओ एज पर डेटर सिस्टम। बहुत फेमस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन डेटर्स मेथड में भी आएगा और सेम क्वेश्चन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में भी आएगा। डेटर मेथड में कंट्रोल करा रहा हूं, स्टॉक एंड डेटर मेथड में भेजा फ्राई कराएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10, नोएडा ब्रांच अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, वर्किंग नोट थोड़ी देर के बाद बना लूंगा। अगर आपका क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोल हो तो वर्किंग नोट साथ ही बनाना। ठीक है, इससे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन अभी आप क्या है ज़्यादा प्रैक्टिस आपने नहीं की होगी, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाइड रखने के लिए इसको अलग अलग करके बनवा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक 18,000, ओपनिंग डेटर्स 10,000 और पर्सनल कंप्यूटर 50,000, 3 चीजों का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहां लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
स्टॉक डेटर्स कंप्यूटर, स्टॉक 18, डेटर्स 10 और कंप्यूटर 50, 18, 10 और 50, टोटल हो गया 78,000 बाय स्टॉक रिजर्व ओपनिंग, 18,000 इंटू 60 बाय 160, 18,000 इंटू 60 बाय 160। आपके पास कैलकुलेटर है, निकालिए, 6750 आता है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड दिया हुआ है 180, अगर गुड्स इन ट्रांजिट हो तो ऐड कर देना, नहीं हो तो छोड़ देना। कैश सेल्स बाय कैश रेमिटेंस, कैश सेल्स 82,000। क्रेडिट सेल्स यहां पर नहीं आएगा। गुड्स इन ट्रांजिट एट द एंड 10,000, तो सर गुड्स इन ट्रांजिट हैं तो 10,000 ऐड करो, 190 आएगा। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग 1,90,000, बोलो क्या, 60/160, 1,90,000 इंटू 60/160, 71,250। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 500। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस कैश में नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस कैश में है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद लेते हैं। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो यहां लिख दूंगा टू कैश सेंट 32,000, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 32,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस एट ब्रांच 30,000। यहां से अगर हम देखें, हेड ऑफिस कह रहा है मैंने 32,000 रुपीज आपको खर्चे के लिए भेजे थे, ब्रांच कह रहा है लेकिन सर हमारे खर्चे तो 30,000 में हो गए, हमारे पास 2,000 बच गए। अब उस बचे हुए 2,000 का क्या किया, तो ये फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि सर ब्रांच के पास 500 बचा हुआ है, इसका मतलब 1,500 रुपये उन्होंने वापस भेज दिए होंगे। तो यहां पर ये हो गया, जो मेरे पास एक्सपेंसेस से सेविंग हुई है वो ब्रांच ने अपने पास रखी नहीं है, भेज दी। अगर ब्रांच ने रखी हुई होती तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2,000 रुपीज आना चाहिए था, वो 500 आ रहा है। इसका मतलब जो सेविंग हुई कैश की खर्चों से, वो ब्रांच ने 500 रुपए रख के बाकी सारे हेड ऑफिस को दे दिए। स्टॉक एट द एंड एट इनवॉइस प्राइस, मुझे बताओ ये जो स्टॉक आपके पास है ये कौन सा वाला स्टॉक है, ये स्टॉक इन हैंड है, इसमें हमेशा गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड करके फिर दिखाना, ठीक है। ये 26,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, इस पर आप दिखाना यहां पर स्टॉक रिजर्व 26,000 इंटू में 60 में 160, 26,000 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 160, 9,750। कैश का बैलेंस मुझे पता है, ये भी हमने दिखा दिया 500। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये डेटर्स अकाउंट में जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस एट लिस्ट प्राइस, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस एट लिस्ट प्राइस। आइए जी, जब मैंने ये एडजस्टमेंट आपको सिखाई तो मैंने कहा कि अगर कस्टमर हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करता है तो इस एक ट्रांजैक्शन का मतलब है इसमें दो ट्रांजैक्शन एक साथ हो रही हैं। एक तो गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच,
गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच, क्या ये घटना ब्रांच अकाउंट में आती है? आंसर इज नो। इसके साथ एक दूसरी घटना घटी, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, क्या ये घटना ब्रांच अकाउंट में आती है? आंसर इज यस, ये आती है। ठीक है। हेड ऑफिस कह रहा है कि मैंने ब्रांच को गुड्स बेचे थे 200 रुपीज के हिसाब से, ब्रांच ने अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल्स की थी, यानी 200 रुपीज के हिसाब से गुड्स भेजे थे, तो कस्टमर ने भी 200 के हिसाब से रिटर्न करने हैं। जब ब्रांच रिटर्न करेगी हेड ऑफिस को, तो वो क्या कहेगी? वो कहेगी कि तुमने मुझे ये कैलकुलेटर दिया था 1000 रुपए का, मैंने कस्टमर को दिया था मान लो 2000 रुपए का, अब ये वापिस आ गया। अब मैं जिससे खरीद के लाया था तो उसे तो मैं उसी प्राइस पर वापस करूंगा ना जिस प्राइस पे मैं उससे गुड्स लेता हूं, या उसे मैं ये कह दूं कि भाई मैंने तो कस्टमर को 2000 का बेचा था, वापस आ गया, अब ये 2000 का तेरा हो गया। वो कहेगा भाई मैंने तुझे कितने का दिया था? इनवॉइस प्राइस का दिया था। यानी कि जब हम ये ट्रीट करेंगे गुड्स सेंड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड होगा, ना कि लिस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होगा। तो पहली गलती बच्चा ये कर सकता है कि वहां पर बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न बाय डेटर्स, इसको वो 1500 रुपए दिखा देगा। 1500 रुपए तो ब्रांच और डेटर का आपस का प्राइस है, वो कुछ भी हो। हेड ऑफिस कह रहा है मैंने तुझे किस प्राइस पे दिए थे? इनवॉइस प्राइस पे, तो मुझे भी तू वापस किस पे करेगा? इनवॉइस प्राइस पे। तो इंटू 160 अपॉन 200, जो 200 रुपए की वैल्यू है उसे 160 की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये हो गया 1200। पहली गलती, इसे गलती से भी यहां पर 1500 मत दिखाना, क्योंकि वो प्राइस तो ब्रांच और कस्टमर के बीच का है। हेड ऑफिस ब्रांच से जब गुड्स वापस लेगा तो उसी प्राइस पे लेगा जिस प्राइस पे दिया था, इनवॉइस प्राइस पे दिया था, इसलिए लिस्ट प्राइस को इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करके फिर यहां पर दिखाना। डेटर्स एट द एंड 8100, डेटर्स एट द एंड 8100, कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा कितना? 40,000। डेप्रिसिएशन लगाना सिंपल है, आप लगा सकते हो। प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट एज पर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अच्छा, वो कह रहा है गगन ब्रांच अकाउंट बनाओ एज पर डेटर सिस्टम, प्लस ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर्स बनाओ एज पर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। यानी कि ज्यादा समझदार है एग्जामिनर, वो कह रहा है बवाल भी साथ दिखाओ। तो भैया जब स्टॉक एंड डेटर सिस्टम सिखाऊंगा तभी ये सिखा पाऊंगा। अभी ये क्वेश्चन तो मैं इतना ही कर पाऊंगा कि अगर ये डेटर्स मेथड से है तो कैसे करना है। ओके, यानी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक चीज मिसिंग है, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। वर्किंग नोट्स, वो कह रहे हैं गगन ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर्स दिखाओ एज पर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो भैया वो बात की बात है, पहले डेटर सिस्टम तो पूरा कर ले। डेटर सिस्टम में हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो हम वो बनाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कौन सा बना रहा हूं? मेमोरेंडम वाला। क्वेश्चन ने मांगा कौन सा है? स्टॉक एंड डेटर वाला। तो वो तो डेटर मेथड को पूरा करने के बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट है, और डेटर मेथड को पूरा करने के लिए मुझे मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक और मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स बनाना चाहिए। स्टॉक के अंदर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन,
18,000। डेटर्स के अंदर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,90,000। कैश सेल्स 82,000। क्रेडिट सेल्स 1,20,000। कैश सेंड टू ब्रांच, इसका कोई मतलब नहीं है, स्टॉक डेटर से इसका कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, तो यहां पर आएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट 10,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 400। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। अब यहां पर आएगा सेल्स रिटर्न्स। कस्टमर कहता है कि भाई मैंने 200 रुपए का लिया था, तो 200 रुपए के हिसाब से रिटर्न करेगा। यानी ब्रांच के डेटर्स अकाउंट में ये आएगा किस प्राइस पर? लिस्ट प्राइस पर। हेड ऑफिस लेकिन अपने पास यहां पर दिखा रहा है टू सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर। अब ध्यान से सुनना, वो मैं बनाऊंगा इनवॉइस प्राइस पर 1200। अब बच्चा गलती ये करेगा, कहेगा सर ये 1500 और ये ट्रांजैक्शन यहाँ के 1200 क्यों हो गई? तो बच्चा अपनी जगह पर बात सही है, पर मैं बच्चे को बता दूं, आपने एक चैप्टर पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वहां पर भी हम स्टॉक का लेजर बनाते थे और जब हम सेल करते थे तो हम उसे सेल प्राइस पर स्टॉक में नहीं दिखाते थे। स्टॉक का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, डेटर्स का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो ये दोनों अकाउंट, अगर आपको लग रहा है कि सर ये दोनों अकाउंट तो डबल एंट्री का पार्ट है, तो डेटर्स मेथड में ऐसा नहीं है। हाँ, स्टॉक एंड डेटर मेथड में ये डबल एंट्री का पार्ट है। जब मैं स्टॉक एंड डेटर मेथड बनवाऊंगा तो मैं इसे 1500 का आपको बनवाऊंगा, तब मैं पूरी ट्रेल बनाऊंगा। अभी यहां पर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ये दोनों डबल एंट्री से चल रहे हैं। अरे भाई, स्टॉक को अलग निकाल लो, डेटर को अलग निकाल लो, दोनों को रिलेट मत करो। डेटर मेथड कहता है गगन दोनों को रिलेट मत करो। आपने स्टॉक अकाउंट बनाना है, आप कॉस्ट पर भी बना सकते हो, आप इनवॉइस पर भी बना सकते हो। मैं इनवॉइस पे बना रहा हूं तो सारी ट्रांजैक्शंस को इनवॉइस पर लिखूंगा डेटर्स मेथड के अंदर। आप इसे लिस्ट प्राइस पर मत लिखना, स्टूडेंट ये गलती करेगा। स्टूडेंट कहेगा सर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डबल एंट्री से काम हो रहा है। मैं कहूंगा नहीं बेटे नहीं, डबल एंट्री से काम करूंगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से, वहां पूरी ट्रेल के हिसाब से काम करूंगा। तो वहां पर मैं अपने ऊपर बोझा उठाऊंगा, मुसीबत उठाऊंगा, 1500 से समझाऊंगा। पर यहां पर आपने क्या लिखना है? 1200। फिर आपने यही रिटर्न कर देना है, बाय गुड सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स 1200। ओके, खैर स्टॉक की तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन थी, जरूरत नहीं है। आगे चलता हूं। डेटर्स एट द एंड 8100 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8100। ठीक है, मुझे यहां पर कैश कितना मिला ये मुझे ढूंढना है। तो ये हो गया 1,30,000 माइनस 8100 माइनस 1500 और माइनस 400। कैश कलेक्टेड आ गया मेरे पास 1,20,000। कैश कलेक्टेड आ गया मेरे पास 1,20,000। खत्म, यहां डालो 1,20,000, बात खत्म। प्लस 82,000 और प्लस 1500, 2,03,500 प्लस 6,750 प्लस 7,1,250 प्लस 1,200 और प्लस 16,000, 10,000,
500, 8100, 40,000, 3,57,300. -78,000, -1,90,000, -32,000, -9750. प्रॉफिट आ गया 47,550. टू जनरल P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 47,550. 3,57,300. ठीक है, हमारे आंसर में कुछ एरर आ रही है। बुक कह रही है कि आंसर आ रहा है 47,100, तो हमने कहीं टोटलिंग मिस्टेक कर दिया क्या? दोबारा से चेक कर लेते आओ। 16,000, 10,000, 500, 8100, 40,000, ये टोटल आता है मेरे पास 74,600. 6750 प्लस 203 500 प्लस 71250 प्लस 1200 प्लस 74,600, 357,300, ये ठीक आ रहा है। -78,000 एक। अच्छा सर, आपने गुड्स सेंट टू ब्रांच जो रिटर्न किया था कस्टमर ने, उसकी लोडिंग नहीं लिखी। 1200 इंटू 60/160, ये छूट गया था। 1200 इंटू 60/160, 450, तो 450 होगा तो ये 100 हो जाएगा। लीजिए, तो ये हमने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन की एक सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि गगन ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर्स बना के दिखाओ एज पर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जब स्टॉक एंड डेटर सिस्टम समझाऊंगा तब उसकी बात करूंगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर आपके लिए नोट्स में ये बनाया था कि दो बातें हो सकती हैं। जब ब्रांच का डेटर हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेल हुए थे या लिस्ट प्राइस पे सेल हुए थे। मेथड कौन सा है? डेटर्स मेथड। दो बातें अलग अलग हैं डेटर्स मेथड में, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट दोनों ही केस में एक जैसा करना है। इसका मतलब ब्रांच अकाउंट में जब मैं क्रेडिट करूंगा गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स, तो मैं इनवॉइस प्राइस पे करूंगा। जब स्टॉक अकाउंट में बात आएगी डेबिट और क्रेडिट करने की, तो मैं उसे इनवॉइस प्राइस पे करूंगा। तो यहां पर देखो, ट्रीटमेंट इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जहां पर बच्चा गलती करेगा वहां मैंने लिखा है कि हेयर कस्टमर इज रिटर्निंग गुड्स टू ब्रांच एट लिस्ट प्राइस बट ब्रांच इज रिटर्निंग गुड्स टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। तो बच्चा यहां पर क्या करेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेगा लिस्ट प्राइस पे और क्रेडिट करेगा इनवॉइस प्राइस पे, गड़बड़ हो जाएगी। डेटर्स मेथड में अगर आप बना रहे हो तो सिंपल तरीके से आप ब्रांच के स्टॉक को डेबिट भी इनवॉइस प्राइस पे करना, क्रेडिट भी इनवॉइस प्राइस पे करना, लिस्ट प्राइस को इग्नोर करना। ये देखो, मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया है तो मैंने ये 1200 रुपीज पर वापस लिया और उसी 1200 रुपीज पे ऊपर मैंने रिटर्न किया। बस यही बता रहा हूं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो यहां पर डेबिट लिस्ट प्राइस पे कर देगा। समझ में आया? जब स्टॉक एंड डेटर सिस्टम बताऊंगा तो यहां पर 1500 लिखूंगा ना, तो यहां पर 300 का काउंटर कर दूंगा। बस ट्रेल में 300 का एक काउंटर निकल के आता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में। ओके, आप इसे पढ़ना चाहें तो मैंने ये ट्रीटमेंट आपके लिए लिखा है। जैसे आप इसकी नोट मेकिंग करना चाहें आपकी मर्जी है, कर लीजिएगा। जहां तक ये नोट्स की बात है तो ये अभी अंडर प्रोसेस है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तभी मैं इनको अपनी वेबसाइट पे डालूंगा, अभी नहीं डाल पाऊंगा। मैंने नीचे नोट में लिख दिया है कि अगर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में बनाऊंगा तो ये वाले पार्ट का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पर अल्टीमेटली आपने अपने मन को मनाना है कि जब हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है स्टॉक को मेंटेन करना, और स्टॉक को मेंटेन करने का रूल होता है जिस प्राइस पे डेबिट कर रहे हो उस प्राइस पे क्रेडिट करो।
इसलिए मन में ये मत लाना कि सर वापसी तो लिस्ट प्राइस पे हुआ है, वो अलग बात है। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे पास बच गया है डेटर्स मेथड का, वो आपके लिए होमवर्क। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 10 ईयर से उठा करके आपके लिए होमवर्क। स्टॉक एंड डेटर मेथड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाटा बाय बाय सी यू। उम्मीद करता हूं समझ में आया है। अरे समझ में आता है तो रिकमेंड भी तो करो किसी को। कोई कहता क्यों नहीं सर मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, हैं? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। ओके बाय।